अपना कोख किराए पर देकर पैसे कमाने वाली देवरानी। अस्पताल के कमरे में रश्मि बेड पर लेटी हुई है। उसके बगल में एक छोटा सा पालना रखा है जिसमें एक नवजात बच्चा शांति से सो रहा है। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है और मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी अंदर आते हैं। मिस्टर खन्ना रश्मि के पास आकर कहते हैं, रश्मि कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है पर वो तो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। आपका बच्चा वो आपके सामने है, देखिए बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी जिम्मेदारी अब पूरी हुई, मैंने अपना वादा निभाया। अब आप मुझे बाकी के पैसे भी दे दीजिए जो तय हुए थे। मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने जो हमारे लिए किया है उसका मोल कोई पैसा नहीं चुका सकता। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मिस्टर खन्ना अपनी जेब से एक चेक निकालते हैं और रश्मि की ओर बढ़ाते हैं। रश्मि चेक ले लेती है और मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी बच्चे को लेकर चले जाते हैं। 5 साल बाद चिलचिलाती धूप में रश्मि अस्पताल के गेट के पास एक कोने में खड़ी आरव का इंतजार कर रही है। तभी आरव अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचता है और कहता है, सॉरी रश्मि, बहुत देर इंतजार करना पड़ा क्या? मैं बस निकलने ही वाला था कि ऑफिस में बॉस ने एक जरूरी मीटिंग रख दी। तुम कब से यहाँ खड़ी हो? आधे घंटे से खड़ी हूँ आरव। तुम्हें तो पता है ना कि आज डॉक्टर मेहता के साथ अपॉइंटमेंट है। मेरी रिकवरी को लेकर चेकअप बहुत जरूरी है, तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। यार मैं फंस गया था, सच कह रहा हूँ। आई एम सॉरी यार। चलो अब देर नहीं करते, अंदर चलते हैं, डॉक्टर मेहता इंतजार कर रहे होंगे। आरव रश्मि का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। वो दोनों डॉक्टर के केबिन में जाते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर के केबिन से बाहर आते हैं। रश्मि के हाथ में कुछ दवाइयों का पर्चा है। तभी सामने से निशा और अविनाश आते हैं। निशा रश्मि से कहती है, अरे रश्मि, तुम यहाँ अस्पताल में? और आरव तुम भी? सब ठीक तो है ना? हाँ निशा, वो दरअसल मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी तो आरव मुझे यहाँ डॉक्टर को दिखाने ले आया। और तुम दोनों यहाँ कैसे? हम यहाँ अपनी एक पुरानी सहेली से मिलने आए थे। बेचारी सरोगेट मदर बनी थी पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। पता नहीं लोग ऐसा करते ही क्यों हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और के बच्चे को जन्म देना ठीक नहीं। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी। वही तो, मैंने उसे कितना समझाया था कि ये सब मत करो, पर पता नहीं क्या मजबूरी थी उसकी। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कोई अपनी को कैसे बेच सकता है। 25 जनवरी 2022 के बाद सरोगेसी पूरी तरह से बैन भी हो चुकी है। ये इल्लीगल है, फिर भी लोग पैसों के लालच में अंधे हो जाते हैं। निशा रश्मि से थोड़ी देर बातें करती है और उसके बाद आरव कहता है, ठीक है रश्मि, काफी देर हो गई है, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। आरव रश्मि को लेकर वहां से निकल जाता है। शाम को आरव अपने घर पहुंचता है जहां उसके माता पिता, भाई और भाभी बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। आरव को देखते ही कमला कहती है, आ गया मेरा प्यारा बेटा आरव, जरा यहाँ बैठ तो, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हम तेरे लिए लड़की देख रहे थे, ये रही फोटो, तू भी देख ले, फिर शादी की बात आगे बढ़ाती हूँ। माँ, पिताजी, मैं भी आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तूने लड़की पसंद कर ली है? पर हमें बताया क्यों नहीं? कौन है वो लड़की? पिताजी, उसका नाम रश्मि है। हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो तू उसके घर वालों को आज ही बुला ले, हम शादी की बात कर लेते हैं। माँ, उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। बेटा, उसके माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, हम उसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। ऐसा कर कि तू उसे आज ही हमसे मिलने बुला ले। ये सुनकर आरव खुश हो जाता है। वो अपने कमरे में जाता है और रश्मि को फोन करके कहता है, रश्मि, मैंने घर पर शादी की बात कर ली है और मेरे घर वाले रेडी हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से घर आ जाओ। अरे वाह आरव, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। थोड़ी देर बाद रश्मि घर पहुंचती है। उसने एक साधारण सा सूट पहना है और सिर पर दुपट्टा डाला हुआ है। वो काफी नर्वस है। जैसे वो अंदर आती है वो कमला और रामप्रसाद के पैर छूती है। कमला उसे देखकर कहती है, खुश रहो बेटा, आरव ने बताया कि तुम अकेली हो, पर अब ऐसा मत सोचना, आज से ये घर तुम्हारा है और हम तुम्हारे माता पिता। शुक्रिया माँ जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। आरव की पसंद बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं कि अगले हफ्ते ही तुम दोनों की शादी मंदिर में हो जाए। 1 हफ्ते बाद शादी? फिर तो मुझे रश्मि और आरव की शादी की काफी सारी तैयारियां करनी होंगी। आखिर मेरी देवरानी आ रही है, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हाँ सीमा, क्यों नहीं, बड़ी बहू होने के नाते ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी ही हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और रश्मि और आरव की मंदिर में शादी हो जाती है।
रश्मि दुल्हन बनकर आरव के घर आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद रश्मि अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन सुबह वो तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो मैं भी सभी के लिए खाना बना लेती हूँ। हाँ रश्मि बहू, तुम सभी के लिए खाना बना लो और मीठा जरूर बनाना। और हाँ, तुम्हारी जेठानी तुम्हारी मदद कर देगी। अब रश्मि किचन में जाती है और सभी लोगों के लिए खाना बनाती है। सीमा खाना बनाने में रश्मि की मदद करती है। फिर दोनों बहुएं मिलकर सभी को खाना परोसती हैं। खाना खाकर सभी लोग रश्मि के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। वाह रश्मि, तेरे हाथ में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने कि खाकर मजा ही आ गया। शुक्रिया माँ जी, आप लोगों को पसंद आया, मेरे लिए यही बहुत है। सच में आरव, तू बहुत खुश नसीब है। रश्मि ने तो पहले ही दिन सबका दिल जीत लिया है। बातें करते हुए सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन घर में मुंह दिखाई की रस्म रखी जाती है। मोहल्ले की औरतें आती हैं। जैसे पड़ोस में रहने वाली नर्स गीतिका रश्मि को देखती है तो वो चौंक जाती है और मनी मन सोचती है, हे भगवान, ये लड़की, ये तो वही रश्मि है। ये इस घर के बहू बनकर कैसे आ गई? क्या इन लोगों को इसकी असलियत पता है? तो वहीं रश्मि भी गीतिका को पहचान लेती है और मनी मन सोचती है, ये क्या कह रही है? अगर इसने सबके सामने कुछ बोल दिया तो मेरा क्या होगा? भगवान प्लीज मेरी मदद करना। रश्मि ऐसा सोच रही थी कि तभी गीतिका सीमा से कहती है, आरव की पसंद तो सचमुच बहुत अच्छी है सीमा। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली, वरना अभी मेरे एक रिश्तेदार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उनकी बहू आई और बाद में पता चला कि उसका किसी और के साथ चक्कर था। गीतिका जी, आप ये सब बातें यहाँ क्यों कह रही हैं? अरे मैं तो बस दुनिया का हाल बता रही हूँ, संभल कर रहना चाहिए। ये सुनकर रश्मि की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो चुपचाप नजरें नीची कर लेती है। थोड़ी देर बाद रस्म खत्म होती है और सब चले जाते हैं। समय बीतता जा रहा है। रश्मि घर के कामों में सीमा का हाथ बटाती है। एक दिन सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे हैं कि अचानक रश्मि को वॉमिट होने लगती है। वो फौरन बाथरूम की तरफ भागती है। ये देखकर कमला सीमा से कहती है, सीमा बहू, जाके देख बेटा, रश्मि को क्या हुआ? उसे अचानक उल्टी क्यों होने लगी? क्या उसकी तबीयत खराब है? अरे माँ जी, अभी ना, ये तबीयत खराब नहीं है, ये तो खुशखबरी की खबर है। समझो ना माँ जी, हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। क्या सच में? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। कमला ऐसा कह ही रही थी कि तभी रश्मि बाहर आती है और फिर सीमा उससे कहती है, देवरानी जी, जरा मेरे साथ कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर सीमा रश्मि को अपने कमरे में लेकर जाती है। उसके बाद कार से उसे एक प्रेगनेंसी किट निकालकर देते हुए कहती है, देवरानी जी, ये रही प्रेगनेंसी किट। वॉशरूम में जाओ और अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करो। भाभी, इसकी क्या जरूरत है? शायद गर्मी की वजह से जी घबरा रहा होगा। चुपचाप जाओ और चेक करो, मैं भी तो देखूं कि मेरी भविष्यवाणी सही है या नहीं। सीमा के कहने पर रश्मि बाथरूम में जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है। उसके हाथ में किट है जो पॉजिटिव दिख रही है। रश्मि उस किट को सीमा के हाथ में दे देती है। सीमा खुश होते हुए रश्मि को लेकर बाहर जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, खुशखबरी है, रश्मि प्रेग्नेंट है। तभी रश्मि भी पीछे पीछे वहां आ जाती है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राम प्रसाद सीमा से कहता है, अरे सीमा बहू, जरा फ्रिज से मिठाइयां निकाल कर लेकर आओ और सभी का मुंह मीठा करवाओ। इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है रश्मि ने हमें। सीमा किचन में जाती है और मिठाई लाकर सभी लोगों का मुंह मीठा करवाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। सीमा रश्मि का बहुत ख्याल रख रही थी। एक दिन रश्मि किचन में आती है और कहती है, लाइए भाभी, मैं भी आपके साथ खाना बनवाने में मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं रश्मि, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैं कर लूंगी। अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए सब्जियों का सूप बनाया है, ये पी लो। ऐसा कहकर सीमा रश्मि को सब्जियों का जूस देती है। रश्मि जूस लेकर सीमा से कहती है, भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मेरी कभी कोई बड़ी बहन नहीं थी। माँ भी बचपन में चली गई थी, पर आपके रूप में मुझे माँ और बड़ी बहन दोनों मिल गई। पगली, तो मेरी छोटी बहन ही तो है, और अब तो तू इस घर को वारिस देने वाली है। तेरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तभी आरव अंदर आता है और ये सब कुछ सुनकर कहता है, क्या हो रहा है आप दोनों के बीच? इतनी बड़ी इमोशनल बातें चल रही हैं। कुछ नहीं देवा जी, बस अपनी देवरानी का ख्याल रख रही हूँ। भाभी, आप रश्मि का इतना ख्याल रखती हैं कि मुझे उसकी कभी फिक्र ही नहीं होती। शुक्रिया भाभी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरव ऑफिस से घर आता है और सभी से कहता है, माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। ऑफिस के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे अगले हफ्ते कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। मेरा जाना बहुत जरूरी है। अरे बेटा, इस समय
रश्मि को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उसे इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता है? माँ मैं समझता हूँ, पर यह प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए बहुत अहम है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। माँ जी आप फिक्र क्यों करती हैं? हम सब है ना रश्मि का ख्याल रखने के लिए। आरव तुम बेफिक्र होकर जाओ, हम तुम्हारी अमानत को संभाल लेंगे। हाँ आरव, सीमा बिल्कुल सही कह रही है। तू जा अपना काम पूरा कर। हॉल में सभी से बातें करने के बाद आरव अपने कमरे में जाता है जहां रश्मि बैठी है। वो काफी उदास है। आरव रश्मि से कहता है, रश्मि तुमने सुना ना, मुझे कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा। हाँ मैंने सुन लिया, पर तुम जा रही हो तो मेरा मन कैसे लगेगा? मुझे डर लग रहा है आरव। डरो मत रश्मि, भाभी है ना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल अच्छे से रखती हैं। मैं जल्दी लौट आऊंगा, बस अपनी दवाइयां टाइम पर लेना। आरव रश्मि को समझाता है और अगले दिन वो शहर से बाहर चला जाता है। आरव को गए हुए कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। रश्मि के पैरों में सूजन आ गई है। वो बिस्तर पर लेटी हुई है। सीमा उसके लिए जूस लेकर कमरे में आती है और कहती है, रश्मि तुम्हारे पैर कितने फूल गए हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? भाभी चौथा महीना लग गया है ना, तो आजकल ये अक्सर होता है, शायद कमजोरी की वजह से। ये जूस पी लो और सुनो, आज शाम को हम थोड़ा वॉक करना शुरू करेंगे, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। और हाँ, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम आराम करो। ऐसा कहकर सीमा बाजार के लिए निकल जाती है। सीमा बाजार से सब्जियां खरीदती है और फिर वापस आने लगती है। तभी रास्ते में उसे गीतिका मिलती है और कहती है, अरे सीमा कैसी हो तुम, और तुम्हारी वो देवरानी कैसी है? वो ठीक है गीतिका जी, बस पैरों में थोड़ी सूजन है तो उसका ख्याल रख रही हूँ। ख्याल तो रखना ही चाहिए, पर आजकल के जमाने में बहुत बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, सतर्क रहना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़कियां पहले से ही पेट में किसी और का बच्चा ले आती हैं और शादी के बाद अपने पति को बोल देती है कि यह तुम्हारा है। गीतिका जी, ये आप क्या बकवास कर रही हैं? हमारे घर में ऐसा नहीं होता। मेरी देवरानी बहुत संस्कारी है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, मेरा काम था आपको आगाह करना, आगे आपकी मर्जी। सीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो बड़बड़ाते हुए घर की तरफ बढ़ती है। कितनी बदतमीज औरत है ये, रश्मि के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? आज ही घर जाकर माँ जी को बताऊंगी और इससे कोई मतलब न रखें। सीमा जल्दी जल्दी घर आती है। पहले तो वो सारी सब्जियां रसोई में रख देती है और फिर अपनी सास के कमरे में जाकर सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ जी, आज के बाद हम उस गीतिका से कोई मतलब नहीं रखेंगे। हाँ बेटा तू सही कह रही है, अगर रश्मि को ये बात पता चलेगी तो पता नहीं वो क्या सोचेगी। ऐसे ही सीमा बात खत्म कर देती है। 4-5 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सीमा अपने कमरे में बैठी पपीता काट रही थी। तभी रश्मि वहां आती है और सीमा से कहती है, भाभी मुझे बोर लग रहा था तो सोचा आपके कमरे में बैठकर बात कर लूं। हाँ हाँ रश्मि, आओ बैठो, ये पपीता खा लो। अरे भाभी, प्रेगनेंसी में 4-5 महीने तक पपीता नहीं खाते हैं। पपीता गर्म होता है, इसीलिए इसे खाने से मिसकैरेज का भी खतरा हो सकता है। रश्मि की बात सुनकर सीमा को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है, हाँ रश्मि, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा था, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? अरे भाभी, वो मेरी एक सहेली ने मुझे बताया था, इसीलिए पता है। ऐसा कहकर रश्मि बात को टाल देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा बालकनी में खड़े होकर बालों को सुखा रही थी। तभी मोहल्ले की 2 औरतें पुष्पा और कामिनी बातें करते हुए जा रही थी। सीमा उनकी बातों को सुनती है। सुना तूने, रश्मि के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है, सुना है किसी और का बच्चा लिए घूम रही है वो। अरे बहन, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि वो पैसे लेकर अपनी कोख बेचती है। भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से। जिनके परिवार में वो रहती है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमें क्या है। बातें करते हुए दोनों वहां से चली जाती हैं। तब सीमा मन ही मन सोचती है, आखिर ये लोग रश्मि के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भला उन्हें रश्मि से क्या दुश्मनी हो सकती है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। वो ऐसा सोच रही थी कि तभी कमला उसे आवाज देती है, अरे सीमा बहू, कहाँ है तू? जरा मुझे 1 कप चाय तो दे दे। माँ जी, अभी बनाकर लेकर आती हूँ। अब सीमा रसोई में जाती है और चाय बनाती है। तभी रश्मि वहां आ जाती है और सीमा से बातें करने लगती है। बातें करते हुए सीमा रश्मि से कहती है, रश्मि, तुम्हारा पेट अभी तक दिखाई नहीं देता, अब तो तुम्हारा पेट दिखने लगना चाहिए। अरे नहीं भाभी, अभी तो मेरा 4था महीना खत्म भी नहीं हुआ है, पेट तो 5वें महीने से दिखता है। रश्मि की बात सुनकर सीमा हैरान रह जाती है और आश्चर्य से कहती है, हाँ रश्मि, तुम सही कह रही हो, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। रश्मि बात को टाल देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब रश्मि का बेबी बम्प दिखाई देने लगा था। एक दिन रश्मि को देखकर कमला सीमा से कहती है,
सीमा बहू, अब तो रश्मि का पेट बड़ा होने लगा है, तो ऐसा करके आज बाजार चली जा और उसके लिए कुछ गाउन खरीद कर ले आ। हाँ माँ जी, आज मैं भी यही सोच रही थी, एक बार रश्मि से भी पूछ लेती हूँ, अगर वो बाजार जाएगी तो उसे भी ले जाऊंगी। उधर रश्मि अपने कमरे में फोन पर आरव से बात करते हुए कहती है, आरव तुम कब तक आओगे? मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या करूं रश्मि, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। जब तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता मैं नहीं आ सकता। वैसे भाभी और माँ तो तुम्हारा ख्याल रख रही होंगी ना? हाँ आरव, बहुत ख्याल रखती हैं। तभी सीमा वहां जाती है। सीमा को देखकर रश्मि फोन रख देती है और सीमा रश्मि से कहती है, रश्मि, मैं ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए गाउन खरीदने बाजार जा रही हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम भी चलो। नहीं भाभी, लेकिन आप जा रही हो तो गाउन के साथ साथ मेरे लिए इमली और कच्चे आम भी ले आना। हाँ हाँ, तुम्हें चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी। सीमा बाजार के लिए निकल जाती है। सबसे पहले वो एक अंडरगारमेंट की दुकान पर जाकर रश्मि के लिए अलग अलग तरह की 2-3 गाउन खरीदती है। उसके बाद सब्जी बाजार आती है और आम और इमली खरीदती है। फिर वापस आने लगती है। रास्ते में उसे उसकी 2 सहेलियां जानवी और नीलिमा मिल जाती हैं। दोनों रुककर सीमा से बात करने लगती है। जानवी कहती है, और सीमा, बाजार से आ रही हो क्या लिया? कुछ नहीं जानवी, बस रश्मि का खट्टा खाने का मन कर रहा था तो उसके लिए इमली और आम लेकर जा रही हूँ। इमली? अच्छा, देवरानी का तो बड़ा ख्याल रख रही हो, पर क्या तुम्हें पता है कि वो कैसी लड़की है? कैसी लड़की मतलब? तुम लोग क्या कहना चाहती हो? सीमा, तुम बहुत भोली हो। मोहल्ले भर में बातें हो रही हैं कि तुम्हारी देवरानी सरोगेट मदर रह चुकी है। उसने पैसों के लिए अपनी कोख बेची है। और क्या ये पता है बच्चा भी किसी और का ही हो? अपनी जुबान को लगाम दो जानवी, रश्मि के बारे में एक शब्द और मत बोलना। हम झूठ नहीं बोल रही, पूरा मोहल्ला कह रहा है। अगर यकीन नहीं होता तो उस नर्स गीतिका से पूछो, उसने खुद रश्मि को अस्पताल में देखा था। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सन्न रह जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो बिना कुछ कहे वहां से भागते हुए घर की तरफ जाती है। कमला उसे देखकर कहती है, क्या हुआ सीमा, तू बहुत परेशान दिखाई दे रही है। कुछ नहीं माँ जी, बस मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था। मैं ऐसा करती हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। ऐसा कहकर सीमा अपने कमरे में जाती है और सारा सामान एक कोने में रखकर बेड पर लेटकर आराम करने लगती है। तभी मोहन वहां आता है और सीमा को परेशान देखकर कहता है, क्या बात है सीमा, तुम काफी परेशान दिखाई दे रही हो। बात ही कुछ ऐसी है, पिछले कुछ दिनों से रश्मि के बारे में मोहल्ले में लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो रश्मि के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मेरे बारे में तो उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। सीमा की बात सुनकर मोहन उससे कहता है, हाँ सीमा, मैंने भी कुछ बातें अपने दोस्तों के मुंह से सुनी है, लेकिन उन बातों की कोई सच्चाई नहीं है। तुम इन बातों को दिल से मत लगाओ। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। मोहन की बात सुनकर सीमा चुप हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सीमा कमला के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी रश्मि वहां आती है और कहती है, माँ जी, अब मेरा 7वां महीना खत्म होने वाला है और 8वें महीने में मुझे दूध में घी डालकर खाना है ताकि मेरी डिलीवरी आसानी से हो सके। हाँ हाँ बेटा, इसीलिए मैंने घी पहले से ही मंगा कर रख दिया है। तू जब से चाहे खाना शुरू कर सकती है। लेकिन सीमा रश्मि की बात सुनकर चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, रश्मि की ये पहली प्रेगनेंसी है, लेकिन उसे सब कुछ इतनी बारीकी से पता है जैसे कि वो पहले से ही ये सब कुछ जानती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सीमा कमला के पास आती है और कहती है, माँ, रश्मि कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या आपने देखा है कि वो कहाँ है? हाँ बेटा, उसे रूटीन टेस्ट के लिए जाना था, सो रही थी तू, तो वो अकेले ही चली गई। माँ, रश्मि को मुझे जगा लेना चाहिए था और बेचारी वो अकेली गई है। खैर कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ कि मैं उसे खुद जाकर देख लेती हूँ। ऐसा कहकर सीमा रश्मि को देखने के लिए अस्पताल निकल जाती है। सीमा जानती थी कि रश्मि हमेशा ही पड़ोस के अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाती है। सीमा वहां पहुंचती है और डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगती है। तभी सामने से रश्मि किसी अनजान आदमी के साथ आते हुए उसे दिखाई देती है। सीमा रश्मि को देखकर दीवार के पीछे छुप जाती है। रश्मि के जाने के बाद वो पड़ोस में खड़ी एक नर्स से पूछती है, सुनिए, ये जो औरत थी उसके साथ वो आदमी कौन था, क्या बता सकती है? अरे भाई, औरत प्रेग्नेंट है तो उसके साथ उसका पति ही होगा ना, अजीब सा सवाल है। ऐसा कहकर नर्स वहां से चली जाती है। सीमा के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है। वो थके कदमों से घर वापस आने लगती है और मनी मन सोचती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मोहल्ले वालों की बातें, गीतिका के ताने और आज हॉस्पिटल में रश्मि का इस तरह किसी गैर मर्द के साथ आना, आखिर ये सब क्या चल रहा है?
सीमा घर की तरफ वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे जानवी मिलती है और वो सीमा से कहती है, अरे रश्मि, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ से आ रही हो? बस ऐसे ही थोड़ा काम से गई थी। वैसे तुम्हारी देवरानी किसी दूसरे आदमी के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती दिखाई दी थी। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है। देखो जानवी, फालतू बातें करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ये सब इतने विश्वास से कह सकती हो? कैसे? अरे गीतिका ने खुद उसे अपनी कोक बेचती हुई देखा है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाकर खुद गीतिका से पूछ लो। ऐसा कहकर जानवी वहां से चली जाती है। सीमा के मन में तो जैसे तूफान उठ रहा था। वो तेज कदमों से घर आती है तो रश्मि उससे कहती है, अरे भाभी, आ गई आप? माँ जी ने मुझे बताया था कि आप मुझे देखने अस्पताल गई हैं, लेकिन मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं वहाँ से निकल कर आ गई थी। फिर मैंने आपको फोन किया तो पता चला आप फोन घर पर ही छोड़ कर गई हैं। हाँ रश्मि, वो धोखे से छूट गया था। अच्छा ऐसा करो कि तुम किचन में जाकर खाना बना लो, मेरे सर में थोड़ा दर्द है तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सीमा की बात सुनकर रश्मि किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। तो वहीं सीमा चोरी से रश्मि के कमरे में घुस जाती है और मेडिकल रिपोर्ट ढूंढने लगती है। तभी सीमा के हाथ में मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है। वो उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें पिता की जगह आरव का नहीं बल्कि किसी और आदमी का नाम लिखा था। ये देखकर सीमा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा देवर्षि का नहीं है तो फिर किसका है? कौन था वो आदमी? इन सारे सवालों के जवाब शायद मुझे सिर्फ गीतिका ही दे सकती है। अब सीमा बिना किसी को कुछ बताए तेज कदमों से गीतिका के घर पहुंचती है। गीतिका उसे देखकर कहती है, आओ सीमा, मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन मेरे पास जरूर आओगी। मुझे बस ये जानना है कि तुम रश्मि के बारे में जो कह रही हो उसका सबूत क्या है? तुम ऐसे ही किसी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछाल सकती। इज्जत? सीमा, इज्जत तो तब होती है जब इंसान ईमानदार हो। तुम सच जानना चाहती हो अपनी देवरानी की बात? तो सुनो, आज से करीब 7-8 महीने पहले जब रश्मि की शादी भी नहीं हुई थी, मैंने उसे सिटी हॉस्पिटल के फर्टिलिटी वार्ड में देखा था। वो एक रईस कपल के साथ वहां आई थी और वहां सरोगेसी के पेपर साइन कर रही थी। उसने अपने कॉक किराए पर दी थी और जानते हैं क्यों? पैसों के लिए। मैंने खुद सुना था उसे डॉक्टर मेहता से बात करते हुए। वो कह रही थी कि उसे बड़ी रकम की सख्त जरूरत है। अब आप खुद सोचिए, जो लड़की शादी से पहले यह सब कर सकती है वो शादी के बाद क्या नहीं कर सकती? नहीं, ये झूठ है। रश्मि ऐसी नहीं है। अरे क्या तुम्हें यकीन है कि वो आरव का ही बच्चा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने फिर से किसी से सौदा कर लिया हो? गीतिका की बात सुनकर निशा का सिर चकराने लगता है। वो घर वापस आती है और रश्मि को आवाज देते हुए कहती है, रश्मि कहाँ हो तुम? बाहर आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। क्या बात है सीमा, बहू तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? आने दीजिए सबको बाहर बाजी, मैं सब बताती हूँ। सीमा की आवाज सुनकर रश्मि, मोहन और राम प्रसाद भी हॉल में आ जाते हैं। तब सीमा सभी लोगों से कहती है, रश्मि क्या ये सच है कि तुमने पैसों के लिए अपनी कोक बेची थी? क्या तुम एक सरोगेट मदर हो? भाभी, मेरी बात सुनिए भाभी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा नहीं है। मैंने ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं किया था। तो किसके लिए किया था? क्या आरव जानता है इस बारे में? क्या उसने एक ऐसी औरत से शादी की है जो पहले से ही किसी और के बच्चे को जन्म दे चुकी है? और ये बच्चा जो अभी तुम्हारे पेट में है, क्या ये भी किसी सौदे का ही हिस्सा है? तुमने हमें धोखा दिया है रश्मि, इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ये क्या कह रही है तू? रश्मि बेटा, क्या ये सच है? क्या तूने हमसे इतना बड़ा राज छुपाया? रश्मि जवाब दो, क्या तुमने सचमुच इस खानदान की नाक काट दी? रश्मि किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती। तब कमला कहती है, रश्मि की खामोशी बता रही है वो सचमुच धोखेबाज है। सीमा, अभी आरव को फोन लगाओ और उसे यहाँ बुलाओ। आज के बाद रश्मि इस घर में नहीं रह सकती। अब सीमा आरव को फोन लगाती है तो उसे पता चलता है कि रश्मि ने पहले ही उसे फोन कर दिया और वो घर ही आ रहा है। थोड़ी देर बाद आरव घर पहुंच जाता है और सभी लोग आरव पर बरस पड़ते हैं। सीमा आरव को सारी बातें बताती है और कमला कहती है, आरव, इसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो अभी इसे धक्के देकर घर से निकाल दे। नहीं माँ, इसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है। रश्मि एक सरोगेट मदर है, ये बात मैं शादी के पहले से ही जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। क्या आप जानती थी? आपने जानबूझकर एक ऐसी लड़की से शादी की जो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। शर्म आनी चाहिए आपको। सीमा भाभी, इसके पीछे रश्मि की मजबूरियां थी। आप लोग एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अगर फिर आपको ऐसा लगता है कि रश्मि ने जो किया गलत किया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आज से 5 साल पहले की बात है। रश्मि और मैं एक दूसरे को प्यार करते थे।
एक दिन रश्मि रोते हुए मुझे फोन लगाया और बोली, आरव जल्दी से अस्पताल आ जाओ, मैं पिताजी को अस्पताल में भर्ती करवा चुकी हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो रश्मि, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। आरव हॉस्पिटल पहुंचता है, तब रश्मि उसे बताती है, आरव डॉक्टर कहते हैं कि पिताजी की जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए और उसमें काफी ज्यादा खर्चा आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम्हें तो पता है कि मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और पिताजी के सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे किसी भी तरह उनकी जान बचानी ही होगी। हाँ रश्मि, मैं समझ सकता हूँ, मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। आरव ने पैसों का इंतजाम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी इंतजाम नहीं हुआ। अगले दिन रश्मि आरव को फोन लगाती है और कहती है, हेलो आरव, तुम घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरव रश्मि के घर पहुंचता है। रश्मि के पिता अंदर वाले कमरे में सोए हुए हैं। तब रश्मि बाहर वाले कमरे में बैठकर आरव से बातें करते हुए कहती है, मैंने सैरोगेट मदर बनने का फैसला किया है और मैं इसके लिए डील कर चुकी हूँ। शायद तुम ये सुनने के बाद मेरा साथ छोड़ दो, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। अपने पिता की जान बचाना मेरे लिए जरूरी था। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है। रश्मि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुमने ये मजबूरी में किया है, और मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि मैं इतनी सी बात पर तुम्हारा साथ छोड़ दूं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो मान भी लिया जाए कि रश्मि ने उस सैरोगेट मदर बनने का फैसला मजबूरी में लिया था, लेकिन अभी उसके पेट में जो बच्चा है वो भी तो किसी और का है। उसके बारे में तुम क्या कहोगे? भैया, ये करने के पीछे भी रश्मि की मजबूरी थी। कुछ दिनों पहले रश्मि को फोन करने पर मैं अस्पताल पहुंचा, तब रश्मि ने मुझे बताया। आरव, डॉक्टर ने कहा है कि पिताजी को कैंसर हो गया है। मुझे कुछ भी करके पिताजी की जान बचानी होगी और उसके लिए मुझे कई लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। हाँ रश्मि, लेकिन इतने पैसे तो नहीं तुम्हारे पास हैं और ना ही मेरे पास। आखिर हम इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से करेंगे? मैं उसी नर्स से बात कर लेती हूँ जिसने पिछली बार मुझे सैरोगेट मदर बनने के लिए क्लाइंट दिलवाया था। लेकिन रश्मि, ये रिस्की भी तो हो सकता है ना, और तुम्हें तो पता है कि सैरोगेसी पूरी तरह बैन है। यह कानूनन जुर्म भी है। क्या इसके सिवा कोई और तरीका नहीं है? मैं सब जानती हूँ आरव, लेकिन इसके सिवा हमारे पास मेरे पिताजी की जान बचाने का कोई और तरीका नहीं है, इसीलिए मुझे ये करना ही होगा। और इसीलिए रश्मि ने एक और बार सैरोगेट मदर बनने का फैसला किया, लेकिन उसकी बदकिस्मती है कि कुछ दिनों पहले उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और फिर मैंने रश्मि को अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैंने रश्मि को आप लोगों से मिलवा दिया और उससे शादी कर ली। आरव, तुमने ये सब करके तो हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। लोग किस किस तरह से इज्जत उछाल रहे हैं हमारी, तुम्हें पता भी है। इज्जत की बात कौन कर रहा है पिताजी? वो समाज जो रश्मि की मजबूरी को नहीं जानता, या वो लोग जो दूसरों के दुखों पर अपनी रोटियां सेकते हैं? रश्मि ने जो किया वो कोई गुनाह नहीं था, वो एक बेटी का अपने पिता के प्रति फर्ज था। फर्ज और सौदे में फर्क होता है आरव। भाभी, रश्मि ने ये सब अपनी खुशी से नहीं किया, और सोचिए कल को अगर भैया की जान बचाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो क्या आप पीछे हट जाएंगी? सारी बातें सुनकर आगे आकर रश्मि सबसे कहती है, अपने पिता की जान बचाने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, लेकिन अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि ये सब करके मैं आपके घर की बहू बनने के लायक नहीं हूँ, तो मैं आपके घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी बच्ची, हमें माफ कर दे, हमने तुझे क्या कुछ नहीं कहा। तू तो साक्षात ममता की मूरत है। हमने सिर्फ बाहर का शोर सुना, तेरे दिल की चीख नहीं सुनी। रश्मि बेटा, मुझे गर्व है कि तू मेरे घर की बहू है। आज के बाद अगर इस घर में, मोहल्ले में या किसी ने भी तेरे खिलाफ एक शब्द भी बोला तो उसका सामना मुझसे होगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा रश्मि को हॉस्पिटल से वापस लेकर आ रही थी, तभी मोहल्ले की सारी औरतों के साथ गीतिका भी रास्ते में खड़ी थी। उन्हें देखकर गीतिका ताने मारते हुए कहती है, आ गई सैरोगेट मदर का ट्रीटमेंट करा के। अरे भाई, दूसरे का बच्चे का इतना ध्यान तो तुम ही लोग रख सकते हो बस। चुप रहिए गीतिका जी, बहुत जहरो कर लिया आपने। आज मैं आपको और इस पूरे मोहल्ले को ये बात बताने आई हूँ कि रश्मि ने जो किया वो आप जैसी सोच वाली औरतें कभी नहीं समझ सकती। उसने अपने पिता के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की और हम इसके घर के लोग रश्मि के हर फैसले के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पर सीमा, ये तो गैर कानूनी है, समाज इसे नहीं मानता। समाज उन लोगों को भी नहीं मानता जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं। आज के बाद अगर रश्मि की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो मैं पुलिस केस कर दूंगी। तुम लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। सीमा की बात सुनकर मोहल्ले की औरतों के मुंह बंद हो जाते हैं। अब सीमा रश्मि को लेकर घर आ जाती है और फिर रश्मि अपने कमरे में जाती है और आरव को सारी बातें बताती है और कहती है, शुक्रिया आरव, अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती।
तभी सीमा कमरे में आती है। उसके हाथ में दूध का गिलास है। सीमा रश्मि को दूध का गिलास देते हुए कहती है, अरे तुम अभी तक सोई नहीं, चलो जल्दी से ये दूध पियो और आराम करो, कल सुबह हमें डॉक्टर के पास जाना है। भाभी आप सच में बहुत महान हैं। महान मैं नहीं, महान तू है रश्मि। तूने जो त्याग किया है वो हमें से कोई नहीं कर सकता। बस अब अपनी और इस आने वाले बच्चे की फिक्र कर। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और रश्मि की डिलीवरी का समय आ जाता है। सभी लोग रश्मि को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं और फिर रश्मि की नॉर्मल डिलीवरी होती है। पूरा परिवार रश्मि के पास ही खड़ा था। तभी वहां पर मिस्टर प्रेम और उनकी पत्नी आते हैं। रश्मि उन दोनों को देखकर कहती है, मिस्टर प्रेम, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, ये बच्चा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि। तुम्हारी जो डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग बाकी के जो पैसे बचे थे मैं तुम्हें उसका चेक दे देता हूँ। नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने पिता के इलाज के लिए ये पैसे तय किए थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो प्लीज आपके पैसे रहने दीजिए। मिस्टर प्रेम और उनकी पत्नी बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं और रश्मि अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और रश्मि एक बार फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन इस बार ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि आरव और रश्मि का होता है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और इस तरह रश्मि के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।